नमस्ते बच्चों, पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों के लास्ट टाइम पे हम कैसे एग्जाम में लिख के आए, क्या क्वेश्चन करके आए। हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं, एक क्वेश्चन बार बार आप लोगों बच्चों का सवाल है, एक तो मोबाइल रेडियोग्राफी, मोबाइल और पोर्टेबल रेडियोग्राफी, और एक है स्पाइन से रिलेटेड। दो क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम इनको बताइए कि इनमें कैसे क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन दोनों से कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर अपन सामने बोर्ड पे देखें कि अगर अपन पहले बात करें मोबाइल रेडियोग्राफी की, तो इससे कैसे क्वेश्चन बन के आता है। इससे दो तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं, एक तो 10 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है हमारा, एक 20 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। 10 नंबर के क्वेश्चन में इसको किस किस नाम से पूछा आ सकता है, या 20 नंबर के क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है। सीधा सीधा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर 10 नंबर का आ गया, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, अभी जब अपन डिस्कस कर रहे रिमाइंडेड वालों के लिए, कि 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सीधा पूछेगा कि राइट अबाउट मोबाइल रेडियोग्राफी, 10 नंबर में सीधा पूछेगा। या फिर ये इसको किसी और नाम से भी बोल सकता है। किस नाम से बोल सकता है? बेड साइड रेडियोग्राफी। देखो बच्चों, अगर बेड साइड रेडियोग्राफी आता है और ये 20 नंबर में ही आएगा, अगर बेड साइड रेडियोग्राफी आएगा तो 20 नंबर में आएगा। तो बेड साइड रेडियोग्राफी क्या होती है, इसमें मोबाइल रेडियोग्राफी और पोर्टेबल रेडियोग्राफी आपको दोनों लिखनी है। सिर्फ मोबाइल रेडियोग्राफी पूछे तो आपको मोबाइल रेडियोग्राफी के बारे में लिख के आना है। मोबाइल रेडियोग्राफी और पोर्टेबल रेडियोग्राफी के बारे में पूछे तो आपको इन दोनों के बारे में लिख के आना है। आप लोगों के ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप देखोगे तो उसमें आप देखना कि इसके बारे में काफी अच्छे से पूछा गया है। मतलब मोबाइल और पोर्टेबल रेडियोग्राफी आपको रेडिएशन फिजिक्स में भी पूछा जाता है, यही हमारे ये जो हमारा रेडियोग्राफी वाला पेपर है उसमें भी पूछा जाता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर अपन बात करें स्पाइन रेडियोग्राफी के क्वेश्चंस हमारे 3 तरीके के बन सकते हैं, 20 नंबर से, 10 नंबर से और 5 नंबर से। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें 5 नंबर वाले की, तो 5 नंबर में हमारे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी स्पेसिफिक व्यू आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई भी स्पेसिफिक व्यू, एक सिंगल व्यू आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक व्यू कौन सा हो सकता है, जैसे अपन सर्वाइकल की बात करें तो ओपन माउथ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर क्लोज माउथ आपसे पूछा जा सकता है। अगर अपन और किसी स्पाइन की बात करें तो L5 S1 जंक्शन वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्विमर्स व्यू आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सारे जो स्पेसिफिक किसी साइंटिस्ट के नाम पे या किसी पर्टिकुलर प्लेस के या पर्टिकुलर बोन के लिए जो किए जाते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 5 नंबर में आपसे टिपिकल वर्टिब्रा की स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन जो आप लोगों के 2 बार रिपीट हो चुका है, एक सितंबर 2014 में और एक आई थिंक 2018 में आप लोगों के एक क्वेश्चन आया था जो वर्टिब्रा से रिलेटेड है, जो 5 नंबर इतना आप उसका वेटेज मान के चलिए। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, तो ये 5 नंबर वाला पोर्शन है। अगर अपन स्पाइन की बात करें कि 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर 10 नंबर की बात की जाएगी तो 10 नंबर में किसी भी एक पर्टिकुलर स्पाइन, 10 नंबर में अगर बात करें किसी भी एक पर्टिकुलर स्पाइन, कोई सी भी एक पर्टिकुलर वर्टिब्रा, वो सर्वाइकल भी हो सकती है, वो थोरेसिक भी हो सकती है, वो लंबर भी हो सकती है, वो सेक्रम एंड कोकिक्स कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, 20 नंबर की बात करी जाए बच्चों, 20 नंबर में अगर अपन क्वेश्चन देखें तो 20 नंबर का क्वेश्चन ये डिग्री में भी पूछा जाता है, ये डिप्लोमा में भी पूछा जाता है कि वर्टिब्रल कॉलम की आप रेडियोग्राफी बताइए कि हमारी एक स्पाइन की रेडियोग्राफी अगर 20 नंबर में आ जाए। तो अब ये सोचो आप कि अगर 20 नंबर में आपसे रेडियोग्राफी पूछी जा रही है और 20 नंबर की रेडियोग्राफी में आपको इन सबको कैसे कवर करना पड़ेगा। मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन, 5 हमारी स्पाइंस, ठीक है, सर्वाइकल से लेके हमारी सेक्रम वगैरह सब आपको बताना है, तो कैसे करोगे। तो आज हम उसी को देखेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो किताब मैं आप लोगों को फिर से बोर्ड पे बता रही हूँ कि लास्ट टाइम पे पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों ने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, जाके ये किताब खरीदिए। आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी, आसपास के स्टोर्स पे जयपुर में इजीली अवेलेबल हो जाती है, बाहर भी आई थिंक है। और इसको खरीदो, इसमें से पढ़ो, आपको लास्ट टाइम पे सारा मैटर इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप नाम वापस देख सकते हैं, DRT फर्स्ट ईयर सॉल्ट पेपर की बुक है बाय डॉक्टर हामिद हुसैन।
अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है, जो पहले हम देखने वाले हैं वो है मोबाइल एंड पोर्टेबल रेडियोग्राफी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आज हम आपको बोर्ड पे नोट से ही पढ़ाएंगे ताकि आपके एग्जाम के टाइम में बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है तो आप लोगों को नोट्स का इधर उधर भागा दौड़ी करनी ना पड़े, ठीक है। मोबाइल और पोर्टेबल रेडियोग्राफी क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, मोबाइल और पोर्टेबल, मोबाइल का क्या मतलब होता है कि इसको मूव किया जा सके। अब अपन कहें कि हमारा जो मोबाइल है तो उसका नाम मोबाइल क्यों है, क्योंकि उसको आप मूव कर सकते हो, वो मूवेबल है, वो फिक्स नहीं है। और पोर्टेबल का क्या मतलब होता है कि किसी भी मशीन को या किसी भी चीज को आसानी से उठा के लेके जाना, ठीक है, किसी भी उसको उठा के ले जाना। ये इतना छोटा वो है कि एक जगह से दूसरी जगह। तो मोबाइल और पोर्टेबल रेडियोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है? मोबाइल और पोर्टेबल रेडियोग्राफी में मेन डिफरेंस होता है उनके, सबसे मेन जो अगर डिफरेंस माने ना, तो मोबाइल रेडियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में रहती है, ठीक है, इसे सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल तक का इसका एरिया लिमिट है। और जो पोर्टेबल रेडियोग्राफी है इसे हम आउटसाइड द हॉस्पिटल या बोले कि पेशेंट के घर पे भी लेके जा सकते हैं। अब देखो, पेशेंट के घर पे लेके जा सकते हैं तो दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, हम रेडिएशन वर्कर हैं, हमारी जो मोबाइल और पोर्टेबल रेडियोग्राफी मशीन में रेडिएशन जरूर निकलेगी। तो क्या पोर्टेबल रेडियोग्राफी इतनी हाई वोल्टेज की होगी कि हमारे घर की वोल्टेज से काम कर सके? नहीं, हमारे घर में वोल्टेज आता है 220 वोल्ट का। तो पोर्टेबल रेडियोग्राफी को हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि बहुत कम वोल्ट में, ठीक है, या ज्यादा वो हमारा केवी नहीं यूज ले, ठीक है। और मोबाइल रेडियोग्राफी हमारे हाई वोल्टेज पे काम करती है, मतलब हमारे जो मशीन, इसका जो सेटअप होता है इसको ऐसे बनाया गया है कि इसमें हाई वोल्टेज जनरेटर होते हैं। इन सब के बारे में अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो मेन ये डिफरेंस तो हो गया इनकी यूज का। दूसरा डिफरेंस इसमें हमने बोला कि इसके स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। काम दोनों एक ही चीज करती है कि वो पेशेंट, मोबाइल और पोर्टेबल रेडियोग्राफी कहाँ यूज ली जाती है कि वो पेशेंट की जो एक से डिपार्टमेंट तक आने में अनेबल हो। तो अगर इसके बारे में अगर अपन इंट्रोडक्शन लिखे तो ये दोनों रेडियोग्राफी जो है कहाँ यूज ली जाती है कि जब, मैं हिंदी में लिख रही हूं, जब मरीज एक्सरे डिपार्टमेंट में आने में असमर्थ हो। अब असमर्थ कब होगा कि जब पेशेंट आईसीयू पे होगा, ठीक है, मतलब वेंटिलेटर्स पे होगा, ठीक है, या उसको बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल उसकी कंडीशन नहीं होगी, मे बी वो फ्रैक्चर्ड हो या कुछ भी हो, कैसे भी सिचुएशन हो। पोर्टेबल की बात करें तो पेशेंट अपने घर पे होगा। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि पेशेंट हमारा मोबाइल नहीं है। तो जब पेशेंट मोबाइल नहीं है तो क्या करें, मशीन को मोबाइल बना लेते हैं। हमेशा याद रखना, जब मशीन फिक्स तो पेशेंट मोबाइल। हमारी जो एक से डिपार्टमेंट में जो जितनी भी मशीन्स वगैरह है वो फिक्स रहती है, ठीक है। तो जब पेशेंट क्या होता है, पेशेंट चल के आता है। अब पेशेंट क्या है, वो फिक्स है, ठीक है, वो नहीं चल सकता, वो मोबाइल नहीं है, तो अब क्या होगी, मशीन वहां चल के जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। आगे अपन इसको बिल्कुल आराम से पीडीएफ से, नोट से देखते हैं। तो सामने अपन बोर्ड पे देखे, देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है आप लोगों के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 20 नंबर का ये क्वेश्चन है कि राइट इन डिटेल अबाउट मोबाइल एंड पोर्टेबल रेडियोग्राफी, ठीक है। अगर कहीं बच्चों को ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा बारीक है, तो ये क्या है, नोट्स है। आप लोगों को अभी लास्ट टाइम में आप लोगों को नोट्स कहीं से नहीं मिलेंगे, तो सीधा आप इसमें नोट से पढ़िए। सबसे अच्छा तरीका होता है आप सीधा पढ़िए, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को जब भी बोला वही आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मोबाइल रेडियोग्राफी इज बेड साइड रेडियोग्राफी। मोबाइल रेडियोग्राफी इज बेड साइड रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन performed on patient who are unable to be transported to the radiological imaging department। कि मोबाइल रेडियोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से हम उन पेशेंट की रेडियोग्राफी कर सकते हैं जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आने में असमर्थ हो। इसके बाद जो लाइन लिखी हुई है बच्चों, वो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, वरना ये एक तरह से बोनस लाइन होती है, आप चाहो तो लिखो। और आप स्पेलिंग से तब मत डरना, इसमें लिखा हुआ है कि कॉम्पैक्ट
मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट कैन प्रोड्यूस डायग्नोस्टिक इमेज वर्चुअली इन एनी लोकेशन। मतलब ये जो हमारी यूनिट है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी लोकेशन पे ये हमें एक डायग्नोस्टिक इमेज प्राप्त कर सकती है, प्राप्त दे सकती है। उसके बाद क्या लिखना है, आपने एक डेफिनेशन लिखी, उसके बाद आप लोगों को बनाना है डायग्राम। अब आप लोग ऐसे इसको डायग्राम को देख के ऐसे हो गए होंगे कि मैम इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम से कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम और दिखाती हूँ, सामने बोर्ड पे देखना। सामने हम बोर्ड पे देखेंगे तो ये एक डायग्राम है जिसमें आप देखोगे कि एक जो हमारा रेडियोग्राफर है मशीन को लेके जा रहा है। ठीक है, एक हमने एक इमेज बना ली कि हाँ भाई ये ऐसी मशीन है जिससे हमें खुद से हैंड इसको खींच के लेके जाना है। अब बस आप एक बार इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि हाँ एक ऐसी मशीन है जिसको अपन लेके जाना है। अब हम सामने देखेंगे, सिर्फ हमें ऐसे दिखाने के लिए था, मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि अगर मैं इसको रखूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सामने बोर्ड पे देखो कि अब हम बनाते हैं हमारे एक ऐसा बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे जनरेटर, सारी कंट्रोल कंसोल, जितनी भी हमारी स्ट्रक्चर्स है वो सारी होगी। ठीक है, हमने देखा था इस बॉक्स में। आप लोगों को वहाँ थोड़ा सा इसको स्केल से बना के आना है, जल्दी बन जाएगा डायग्राम। ये विद इन कुछ सेकंड्स में आप लोगों का डायग्राम बन जाएगा। अब किसी भी चीज़ को अगर आपको चलाना है तो उसके अंदर क्या होने चाहिए, आपके व्हील्स होने चाहिए। ठीक है, आप एक तरफ व्हील्स बना दीजिए या दोनों तरफ व्हील्स, चाहे तो दोनों तरफ व्हील्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, व्हील्स। ठीक है, अब ये हमारा हैंडल है और इस जगह हम बनाएंगे हमारी ट्यूब हाउसिंग। ये आप लोगों को एक सिंपल सा इमेज है जिसको आप लोगों को बनाना है। मैं आप लोगों को पर्टिकुलर चीज़ें बता देती हूँ। अब कोई भी चीज़ अगर व्हील से चल रही है तो उसमें ब्रेक होना ज़रूरी है। अब ये ब्रेक हमारे हैंडल ब्रेक नहीं है, ये हमारे पैरों से लगने वाले ब्रेक है। तो ये हमारे पेडल ब्रेक्स। अब यहाँ पे इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप ऐसे धक्का तो नहीं दे सकते, एक हैंडल जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें एक, आप इसको हैंडल बोल दो या ट्रांसपोर्ट हैंडल बोल दो। ये हमारी है ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग, असेंबली, आपको जो अच्छा लगता है वो शब्द आप यूज ले सकते हैं। एक जो मेन चीज है इसके अंदर जो हमारा एक डिस्प्ले होता है जिसे हम बोलेंगे कंट्रोल डिस्प्ले। मैं आप लोगों को जो बिल्कुल ज़रूरी है ना वो बता रही हूँ। उसके अलावा एक एक्सपोजर स्विच होता है जो एक कोड में बना हुआ होता है। कोड मतलब एक तार जैसा, उसमें आप एक एक्सपोजर स्विच बनाइए। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोजर स्विच या एक्सपोजर बटन विथ कोड, मतलब वायर में या तार में। तो आप ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के आ सकते हैं। आप कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल डिस्प्ले में ये लिख सकते हैं केवी बटन, जनरेटर ऑन बटन, जनरेटर ऑफ बटन या लाइट ऑन ऑफ बटन। नहीं लिखना चाहे तो आप नहीं लिख सकते हैं। ये सारा जो है अगर आपके पास टाइम है तो आप लिखिए, क्योंकि अभी हम बिल्कुल डीपली नहीं पढ़ रहे, अभी हमें सिर्फ एग्जाम पर्पज से तैयारी करनी है कि क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है, किस जगह ये एग्जाम परफॉर्म किया जाएगा, तो आप देखोगे सामने कि मेनली ये परफॉर्म किया जाता है आईसीयू में। मैंने आप लोगों को बताया था कि वह उस जगह परफॉर्म किया जाएगा जब पेशेंट अवेलेबल नहीं है। तो आईसीयू में पेशेंट है तो वो नहीं किया जाएगा। एक होता है हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, एक है रिकवरी और सर्जरी रूम में। नियोनेटल यूनिट्स क्या होती है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, प्रीमेच्योर होता है या बहुत ज़्यादा वीक पैदा होता है, तो वो जब बच्चों से रिलेटेड अगर अपन बोले तो नवजात शिशु से जो हमारे आईसीयूज होते हैं उन सबको हम नियोनेटल यूनिट्स बोलते हैं। और पेशेंट रूम हमारा, जैसे कोई पेशेंट है जो क्वार्टर में है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, उसने वो हॉस्पिटल में है, उसका पर्टिकुलर आईसीयू में वो नहीं है, उसने अपना एक इंडिविजुअल रूम हायर कर रखा है, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही उसने अपना रूम हायर कर रखा है, तो वो जिसे अपन सिंपल लैंग्वेज में क्वार्टर्स बोलते हैं। तो ये उनकी बात की जा रही है। अब अपन बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोबाइल रेडियोग्राफी। देखो ये सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना बच्चों, ऐसा कैसा आप एग्जाम में लिख के आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आप इसको अच्छे से क्वेश्चन ये 20 नंबर का अटेम्प्ट कर सके हो। तो प्रिंसिपल मतलब ये किस सिद्धांत पे बेसिस होता है कि दिस यूनिट आर कैपेबल ऑफ
प्रोड्यूसिंग इमेज ऑफ मोस्ट बॉडी पार्ट, वेराई एक्सपोजर कंट्रोल एजेंट एंड जनरेटर्स। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो कि मैम ये क्या आ गया। तो अब अपन बात करते हैं कि ये जो हमारे मोबाइल पोर्टेबल है, मोबाइल रेडियोग्राफी है सॉरी, ये एक तो इसके द्वारा हम जितना भी मतलब आपको लगता है ना मोस्ट ऑफ द केसेस, सारे नहीं, जितने अपन रेडियोग्राफी में कर सकते हैं उतने केसेस नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस को हम इसमें देख सकते हैं। अगर जर्नली जो अगर अपन कोई एक्सरे करते हैं मोबाइल रेडियोग्राफी में, तो जर्नल जो एक्सरे किया जाता है वो किया जाता है चेस्ट का, CXR जिसे चेस्ट एक्सरे कहते हैं, और ABD और एब्डोमन का। ठीक है, ABD मैंने लिखा है शॉर्ट में, एब्डोमन का जनरली एक्सरे किए जाते हैं सुपाइन कंडीशन में, क्योंकि ये रूटीन एग्जामिनेशन होता है। लेकिन ये इसकी सीमा सिर्फ चेस्ट और एब्डोमन तक नहीं है, आप चाहे तो इस पे स्पाइन भी कर सकते हैं, चाहे तो इसमें आप एक्सट्रीमिटीज भी कर सकते हैं। क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इसमें जो हमारा एक्सपोजर है, हम इसमें जो हमारे एक्सपोजर है, वेराई एक्सपोजर जो इसमें लिखा है कि हम इसमें एक्सपोजर को अप डाउन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और इसमें जो जनरेटर है वो हाई टेंशन जनरेटर है, तो इन सब की सहायता से हम इसे मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज ले सकते हैं। अब अपन बात की जाएगी कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो अगर अपन सामने बोर्ड पे देखें, ये जो चीज़ है बेटा, प्रिंसिपल्स के अंदर कोई सा भी पढ़ोगे ना आप, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में भी जाओगे, तो जब भी आप किसी भी इक्विपमेंट को पढ़ोगे, चाहे कोई सी भी मशीन को पढ़ोगे, तो उसके प्रिंसिपल के अंदर उसके कंपोनेंट्स आते हैं कि उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट है, सबसे पहले सपोर्टेड एक्सरे ट्यूब। ठीक है, एक्सरे ट्यूब को इसमें ऐसे लिखा है एनक्लोज्ड इन एक्सरे ट्यूब हेड। हमारी जो एक्सरे ट्यूब है ना, वो कभी भी ऐसे बिल्कुल ऐसे फ्री एक्सरे ट्यूब नहीं पड़ी होती है, उसे हमेशा हम एक हाउसिंग में, एक कवर में प्रोटेक्ट रखते हैं, क्योंकि ग्लास ट्यूब होती है हमारी। ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे एनोड कैथोड होते हैं, तो इसको हम एक अच्छे मटेरियल में, कार्बन फाइबर मटेरियल में इसको एक प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जो हमारा पहला कंपोनेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा एक्सरे ट्यूब। ठीक है, तो कंपोनेंट अपन देखें, एक्सरे ट्यूब। ठीक है, दूसरा है ट्यूब स्टैंड। ठीक है, अभी ट्यूब स्टैंड क्या होता है, ये जो है हमारा दैट इज ट्यूब स्टैंड, जिसपे हमारी ट्यूब टिकी हुई है, ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया। तीसरी बात की जाएगी हाई टेंशन जनरेटर, HTG के नाम से भी आप इसको देखेंगे। इससे क्या होता है कि ये हमें मैक्सिमम आउटपुट देता है, जितना अच्छा जनरेटर होगा उतना ही अच्छा हमें वोल्टेज का आउटपुट मिलता है। और D है कंट्रोल यूनिट। तो अपन अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें, पहला आपने देखा ट्यूब यूनिट, दूसरा ट्यूब हेड, यहाँ हमारा HTG प्रेजेंट होता है, और तीसरा है हमारा, और फोर्थ है हमारा कंट्रोल पैनल, जिसके बारे में अपन पढ़ते हुए आए। तो ये चीज़ आप लोगों को सिर्फ इतना लिख के आनी है। स्ट्रक्चर अगर अपन आगे देखें तो ट्यूब में इन्होंने क्या बताया कि जब आप एक्सरे ट्यूब पढ़ोगे रेडिएशन फिजिक्स में, तो आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगी कि जो रेडिएशन हमारी जो एक्सरे ट्यूब है, जिसका फोकस होता है, दो तरीके के होते हैं, स्मॉल और लार्ज फोकस। तो हमारा मोबाइल रेडियोग्राफी में जो स्मॉल फोकस है वो तो है 1.0 mm का। ठीक है, फाइन फोकस के लिए, और 2 mm का लार्ज फोकस है हमारे ब्रॉड फोकस के लिए। तो दो तरह के 1.0 mm का फोकल स्पॉट है और 2 mm का फोकल स्पॉट है। ट्यूब स्टैंड जो हमारी स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में अपन ने देखा था, अपन ने 4 स्ट्रक्चर देखी है। सबसे पहले ट्यूब स्टैंड के बारे में, अब ट्यूब स्टैंड देखें तो ट्यूब स्टैंड में जो है ये क्या करता है, आप लोगों को पता है, स्टैंड नाम से पता चलता है किसी भी चीज़ को सपोर्ट प्रदान करना। अब इसमें मूवमेंट होते हैं, इसमें जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, ये इसमें रोटेशन होता है। आप चाहो तो रोटेशन मूवमेंट सिर्फ नाम लिख सकते हो, रोटेशन, एंगुलेशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और आप चाहो, आपके पास टाइम है तो आप यहाँ तक ही डायग्राम बना के लिख सकते हो। अगर टाइम नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, सीधा ट्यूब स्टैंड के रेंज ऑफ मूवमेंट लिखिए और ये चारों नाम लिखिए, रोटेशन, एंगुलेशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। नहीं तो आप ही डायग्राम बना के आ सकते हैं कि ट्यूब स्टैंड का मूवमेंट कैसा कैसा हो रहा है। अगर अपन देखें, रोटेशन का मतलब होता है किसी भी एक एक्सिस के सराउंड घूमना। ठीक है, तो ये हमारा रोटेशन हो जाता है। एंगुलेशन का मतलब है कि जो हमारा लॉन्ग एक्सिस है ट्यूब हेड का, हमारा जो लॉन्ग एक्सिस है ट्यूब हेड का क्यू। ठीक है,
इसके मतलब इसमें एंगल का कम ज़्यादा होना, तो एंगुलर मूवमेंट हो जाता है वो। वर्टिकल मूवमेंट का मतलब होता है अप डाउन होना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मूवमेंट होता है राइट लेफ्ट होना। सीधा सीधा सा याद रखना, रोटेशन का मूवमेंट है किसी भी एक्सिस की तरफ घूमना, एंगुलेशन में है एंगल का कम ज़्यादा होना, वर्टिकल में अप डाउन मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल में राइट लेफ्ट मूवमेंट, ठीक है, या साइड बाय साइड मूवमेंट। आप चाहो तो इसके बारे में मतलब डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो, बाकी इतना कोई नेसेसिटी नहीं है। आप सिर्फ ये चारों पॉइंट लिख के आओगे तो भी मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों को लिख के आनी है, जो आप चाहे स्टार्टिंग में लिखिए चाहे बाद में लिखिए, कि मूवमेंट मस्ट हैव मैकेनिकल स्टॉप, इट प्रिवेंट डैमेज टू केबल। जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं ना, उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो केबल्स है, क्योंकि अगर अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बहुत सारी केबल्स होती है, तो मूवमेंट ऐसे ना हो कि केबल अंदर ही अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुड़ जाए, उसमें बहुत ज़्यादा टीयर गियर आ जाए तो वो डैमेज हो जाए। तो इस तरीके से मैकेनिकल मूवमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं एसटीजी की, जो अपन ने स्ट्रक्चर में देखा था, ये जो बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर थी जिसमें हमारा हाई टेंशन जनरेटर होता है, इसका आउटपुट लिख के आइए। सीधा सीधा सा आप जब आप इसमें लिखे एसटीसी जनरेटर लिखिए, इंग्लिश हिंदी का डाउट है कि इंग्लिश में मैम सेंटेंस कैसे बनाए, कुछ मत बनाइए। जब भी जनरेटर की बात आए मैक्सिमम आउटपुट लिख दीजिए 120 kVp और एमएस लिख दीजिए इसका 300 एमएस, ठीक है। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि रेक्टिफायर जो अपन ने कौन सा यूज लिया है, सेलेनियम का हमने, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। सिर्फ पॉइंट लिखिए और आगे इसका नाम लिख दीजिए, ठीक है आप। और एक ये लिखिए ऑयल फिल्ड अर्थन टैंक, ये जरूर लिखना है कि इसका जो टैंक होता है इसमें हम क्या भरते हैं, ऑयल भरते हैं। तो ये 4 इसमें पॉइंट लिख के आ सकते हो। अगर अपन देखें यहाँ पे, आप हमने एसटीसी लिखा, इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका आउटपुट लिखेंगे, ठीक है, फिर इसका रेक्टिफायर लिखेंगे कि इसमें कौन सा रेक्टिफायर है, ठीक है, और ये ऑयल फील्ड होता है, बस ये लिखना है आपको। ये आप लोगों को इसमें लिख के आना है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में मैंने आप लोगों को जब डायग्राम समझाया तो यही बोला था, कंट्रोल यूनिट में क्या होगा, केवी सिलेक्टर, एमएस सिलेक्टर, एक्सपोजर पैनल, जनरेटर का ऑन, कॉलीमीटर ऑन ऑफ, इन सारे के बारे में लिखना है। एमएस सिलेक्टर, केवी पी सिलेक्टर, एक्सपोजर इंडिकेटर, बॉडी पास सिलेक्टर, ठीक है। तो ये जो मतलब बच्चे जो है जिनके लिए लेक्चर हम बना रहे हैं, तो हमें ये तो पता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है, तो आप ये मशीन्स देखते हैं तो केवी सिलेक्टर, एमएस सिलेक्टर कैसे दिखते हैं। तो कंट्रोल पैनल की जब बात आएगी तो हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि जिससे हम हमारा पूरा जो हमारा एक्सपोजर क्राइटेरिया है, एक्सपोजर टेक्निक फैक्टर्स है हमारे जो कंट्रोल करते हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को लिखना होता है। तो ये आप इतना सा लिख के आओगे, ये मोर देन सफिशिएंट हो जाता है 20 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। अब अपन बात करें कि हमारे इसके अंदर और क्या क्या होता है, एक कैपेसिटर होता है, ठीक है, एक हमारी बैटरी होती है। अब मोबाइल रेडियोग्राफी को अगर अपन और आगे क्लासिफिकेशन करें तो पावर सप्लाई के आधार पे और आउटपुट के आधार पे अपन इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि अगर इसमें पावर सप्लाई कैपेसिटर से दी जाए या बैटरी पावर से दी जाए, ठीक है, और आउटपुट हमारा कैसा हो। ये जो है ना मोबाइल क्लासिफिकेशन, मोबाइल रेडियोग्राफी क्लासिफिकेशन, अगर इंडिविजुअल आपसे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रेडियोग्राफी पूछी जाए ना तो आप ये वाला पोर्शन लिख के आइए। और अगर 20 नंबर में आपके मोबाइल और पोर्टेबल है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसका क्लासिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन भी लिख सके, ठीक है। अगर 20 नंबर में पूछा है तो मोबाइल रेडियोग्राफी का सिर्फ यहाँ तक क्लासिफिकेशन लिखिए, ये आपकी इच्छा है, आपको लगता है आपको लिखना चाहिए तो आप ये लिखिए। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस लेक्चर को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बाकी 20 नंबर के क्वेश्चन में इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब ये पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, ये जो लिखे हैं प्रिकॉशंस की, जब हम मोबाइल रेडियोग्राफी यूज़ लेते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है। ये एक तरह से क्या होता है, देखो प्रिकॉशंस हो गए या कोई आफ्टर केयर वगैरह जो भी हो गए ना, ये एक तरह से बोनस लाइंस होती है, ये आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाती है और आप चाहो तो इसमें अपना थोड़ा सेंस भी यूज़ ले सकते हो, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस के बारे में आप लोगों को लिख के आना है।
अब अपन आते हैं सीधा, इसमें एक पॉइंट दे रखा है एनोड हिल इफेक्ट, आइसोलेशन, कंसिडरेशन। ये सब आप लोगों को 20 नंबर के क्वेश्चन में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक तरह से नोट्स है, आप लोग समझने के लिए पढ़ सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि हमें अभी इस टाइम पीरियड पे इसको अच्छे से समझना है तो आप समझिए, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट पे पूछिए। अब हम आते हैं सीधा प्रोसीजर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जब भी एक रेडियोग्राफर जब भी एक मोबाइल एक्सरे करने जाता है आईसीयू में, तो मैं आप लोगों को एक इमेजनरी वर्ड बताती हूँ। एक हम चलते हैं एक तरह से कि हम जा रहे हैं, जैसे मैं रेडियोग्राफर हूँ और मैं अपनी एक्सरे मशीन को वहाँ पे लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को वहाँ के नर्सिंग स्टाफ को इन्फॉर्म करना होता है कि हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन, जो भी जैसे पेशेंट ए है, उनका हम एक्सरे करने आए हैं। तो हमारी प्रेजेंस हमें सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ को देनी होती है। फिर उसके बाद हमें पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना होता है और पेशेंट से एक हम्बल बिहेवियर में उसको समझना होता है, क्योंकि पेशेंट पहले ही क्रिटिकली इल होता है। तो हमें उसको अपने बारे में बताना होता है कि जैसे हम आपका चेस्ट एक्सरे करेंगे, उसको पूरा प्रोसीजर बताइए कि प्लेट ऐसे प्लेस की जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जितने भी मेडिकल अप्लायंस है कि कुछ अगर उसके कोई ट्यूब लग रही है जो मूवेबल हो, जिनको अपन हटा सके, रिमूवेबल हो, उनको हटाया जा सके, तो बिल्कुल आराम से उसको अपन हटा सकते हैं या उसको साइड में कर सकते हैं ताकि वो हमारी इमेज में आर्टिफैक्ट बन के ना आए, ठीक है। अब पेशेंट पोजीशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी पेशेंट पोजीशन होती है हमारी, ये जरूर आप लिख के आइए, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन होती है, इसमें अगर अपन देखें तो हमारी जो मशीन है उसकी पोजीशन क्या होगी कि जो हमारा बेस ऑफ द मोबाइल रेडियोग्राफी मशीन है वो हमेशा मिड ऑफ द बेड होना चाहिए। मतलब हमारी जो मोबाइल मशीन का जो है, मोबाइल मशीन का सेंटर हमारे मिड ऑफ द बेड हो। ऑल ओवर हमारा जो क्या बोलते हैं एक्सरे का सेंटर, जैसा हम सुपाइन चेस्ट में रखते हैं, सुपाइन किसी भी पर्टिकुलर रेडियोग्राफी में रखते हैं, सेम वैसा ही करेंगे। कैसेट को हमेशा पेशेंट के अंडर प्लेस किया जाएगा। लेटरल और डेक्यूबिटस हम जब करते हैं तो हमारी मशीन कैसी होगी, पैरेलल होगी। सिटिंग में होगी तो हमारी मशीन किधर होगी, फुट ऑफ द बेड की तरफ होगी। ये हमारी मशीन की पोजीशन होती है। अब आगे हम आ जाते हैं, कोलिमेशन हम देते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। देखो कोलिमेशन पेशेंट का कोलिमेशन करना एक तरह से रेडिएशन सेफ्टी का होता है। ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और जगह के हिसाब से कि आपने पेशेंट को कोलिमेट किया। जैसे बॉडी पार्ट अगर बहुत ज़्यादा लार्ज है तो आप पेशेंट को वहाँ पे आप है ना रेडिएशन को कोलिमेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पोर्टेबल रेडियोग्राफी की। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी पोर्टेबल रेडियोग्राफी होती है उसको हम आउटसाइड द हॉस्पिटल भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा उसमें हाई टेंशन जनरेटर नहीं होता है, ठीक है। तो इट कैन बी टेकन अराउंड द हॉस्पिटल, सम प्लेस डिस्टेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, इवन टू पेशेंट होम। ये हमें पेशेंट होम तक भी लेके जा सकती है। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और बहुत ईजिली इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये एक ब्रीफ केस में होती है, सीधा सा एक आप अटैची देखोगे उसमें मशीन होती है, इजीली उसको डिसमेंटेड किया जा सकता है। वापस इसको अपना हम हमारे ब्रीफ केस में वापस भर सकते हैं। इसके वही कंपोनेंट की बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात की जाए, आप इसका सीधा सा स्ट्रक्चर अगर पोर्टेबल रेडियोग्राफी का आप अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वरना एक सिंपल सा आप बिल्कुल एक सीधा सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ आप इमेज दिखा सकते हैं कि हमें जो इमेज मिली है वो, और इससे कनेक्टेड हम एक मशीन दिखा सकते हैं, बस एक छोटी सी, ठीक है। तो अब इसमें बात की जाए, वही इसमें ट्यूब हेड होता है। अब इसमें ट्यूब हेड जो होता है उसमें हमने देखा था फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें सेल्फ रेक्टिफायर होता है, स्टेशनरी एनोड होता है और सिंगल फोकस होता है। ये हमने देखा था, उधर ड्यूल फोकस होता है। यहाँ हाई टेंशन जनरेटर जो होता है वो सिर्फ एक ऑयल फिल्ड टैंक में भरा हुआ होता है, और इसको ट्यूब और जनरेटर जो होते हैं वो हमारे ट्यूब हेड की पोजीशन उसमें ही होते हैं, ट्यूब हाउसिंग में, ट्यूब असेंबली में ही होते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो जनरेटर है वो एज कंपेरेटिव इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं देता है हमें, ठीक है। स्मॉल कंट्रोल कंसोल होता है इसका, टाइमर। इसके एडवांटेज क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि इसका जो आउटपुट है ना वो बहुत कम होता है। तो ये एक तरह से बिल्कुल मैंने आप लोगों को बोला था कि होम हमारे घर में जो लाइट आती है ना,
हमारे तो उसका अकॉर्डिंग है कि अगर आप पेशेंट बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में है कि ना तो वो हॉस्पिटल आ सकता है, और कोई कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती कि वो खुद कहीं भी जा सके, तो हमारा जो रेडियोग्राफर है वो पेशेंट के होम पे जाके रेडियोग्राफी करता है। तो इसमें रेडिएशन एज कंपेरेटिव मोबाइल रेडियोग्राफी के कम होती है। तो हमारा जो एक टॉपिक है मोबाइल और रेडियोग्राफी वो अभी कंप्लीट हुआ है। आप लोग इसको इनको पढ़िए, इनको देखिए, इनके नोट्स को, और एग्ज़ाम में अगर आपको अब भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं।